अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। तुम किसकी बात कर रहे हो जमाल शाह? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। मेरा इशारा कांस्टेबल नवाजिश अली की जानिब है जनाब, वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला। नवाजिश अली शाहकोट का रहने वाला है। उसकी बीवी आसिया चौधरी करमदाद की हवेली में काम करती है और वो फैज साहब के इतना ज़्यादा करीब था कि इनके खाने पीने का भी ख्याल रखता था। हत्ता कि वो फैज साहब की पसंद के पकवान अपनी बीवी से पकवा कर फैज साहब के क्वार्टर में पहुंचाया करता था। जैसा कि 14 नवंबर की शाम वो सरसों के साग की भुजिया मकई की मक्खन से चिपड़ी हुई रोटियों के साथ लेकर फैज साहब के क्वार्टर में पहुंचा था, मैंने तंज आमेज मायना खेज लहजे में कहा। मुझे ये तो याद है कि वो इस शाम फैज साहब के लिए अपने घर से खाना बनवा कर लेकर आया था। हवलदार असबात में गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि वो सरसों का साग और मकई की रोटी थी। ये सारी तफसील मुझे खुद नवाजिश अली ने बताई है, मैंने हवलदार से कहा। हमारे दरमियान फैज साहब की शख्सियत पर बात हो रही थी तो वो अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हुए उसने मुझे ये भी बताया कि फैज साहब की फरमाइश पर वकुआ वाली शाम उसने सरसों के साग की भुजिया और मकई की रोटियां क्वार्टर पर पहुंचाई थीं। बस तो फिर मसला ही हल हो गया, वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला। नवाजिश अली फैज साहब के बहुत करीब था और उसकी बीवी आसिया चौधरी करमदाद के बहुत नज़दीक है। ऐन मुमकिन है कि चौधरी ने आसिया को अपने मकसद के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया हो। ये बात चौधरी करमदाद को अच्छी तरह मालूम है कि नवाजिश अली अकीदत में फैज साहब की खिदमत में लगा रहता है और अक्सर अपनी बीवी से खाना बनवा कर भी वो फैज साहब के लिए ले जाता है। अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो आपने जिस सरसों के साग और मकई की रोटी का जिक्र किया है, इनमें से किसी एक या दोनों में कोई जहरीली शय मिली हुई थी जिसे अपने अंदर उतारने के बाद फैज साहब मौत से गले जा मिले। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मैं फैज हुसैन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ चुका था और केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट भी मेरी नज़र से गुजरी थी। इन दोनों रिपोर्ट्स के तनाजुर में हवलदार का तज्जिया 16 आने दुरुस्त था, लेकिन मैंने रिपोर्ट्स का जिक्र किए बगैर ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। शाह जी, मैं भी तुम्हारे ही अंदाज में सोच रहा हूँ और अगलब इम्कान इस बात का भी है कि नवाजिश अली को इस साजिश की कानो कान खबर न हो। क्या किसी तरह फैज साहब की लाश को कब्र से निकलवा कर इसका पोस्टमार्टम नहीं कराया जा सकता? हवलदार ने इज़्तिरारी लहजे में सवाल किया। अगर ऐसा हो जाए तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। कह तो तुम ठीक ही रहे हो, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, लेकिन मुझे ये काम मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। फैज साहब की तदफीन की जा चुकी है, इनके लवाहिकीन कब्र कुशाई करके लाश की चीर फाड़ की इजाज़त नहीं देंगे। हमें जो भी करना है अपने तय खुद ही करना होगा। उसने मुझसे पूछा। तो फिर क्या करें? क्या नवाजिश अली को ज़ेरे तफ्तीश लाकर उसकी ज़बान खुलवाने की कोशिश करें? मैंने नवाजिश अली से खासी तफसीली बात की है, मैंने कहा, और घुमा फिरा कर इससे दर्जनों सवालात किए हैं। मुझे वो इस साजिश में मुलविस नज़र नहीं आता। अगर हमारी जहरीले खाने वाली थ्योरी दुरुस्त है तो मुझे लगता है कि वो इस साजिश का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इस शाम नवाजिश, आसिया और इनके दोनों बच्चों ने भी वही खाना खाया था। अगर पूरा खाना ही जहर आलूद होता तो वो चारों भी मौत के मुंह में चले जाते। इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि जो खाना फैज साहब के घर क्वार्टर में पहुंचाया गया उसमें जहर मिला हुआ था। ये काम नवाजिश अली ने किया या किसी और ने, बस इसी बात का पता चलाना है। और अगर इस सिलसिले में हमने नवाजिश अली को ज़ेरे तफ्तीश लाकर इस पर सख्ती की तो ये बात फैज साहब के कातलों से छुपी नहीं रहेगी। हमारे इस इकदाम से वो चौकन्ना हो जाएगा, फिर वो हमारे हाथ नहीं आएगा। मैं समझता हूँ कि फ़िलहाल नवाजिश अली की ज़बान खुलवाने के लिए हमें इस पर सख्ती नहीं करना चाहिए। वो सरकारी मुलाजिम है और हर वक्त हमारी नज़र के सामने भी। इस पर तो हम किसी वक्त भी हाथ डाल सकते हैं। फिर तो बाकी दो अफराद ही रह जाते हैं जिन्हें निशाना बनाकर हम फैज साहब की पुरअसरार मौत से पर्दा उठा सकते हैं, हवलदार ने गहरी संजीदगी से कहा। एक चौधरी करमदाद और दूसरी नवाजिश अली की घरवाली आसिया। बिल्कुल, मैं भी इन्हीं दो अफराद के बारे में सोच रहा हूँ, मैंने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। जब तक शाहकोट का कोई वसनीक चौधरी करमदाद के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं हो जाता, हम कानूनी चाराजोई की पोजीशन में नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता आसिया पर काम किया जा सकता है।
समझ ले मैंने आसिया पर काम शुरू कर दिया, हवलदार ने इंकिशाफ अंगेज अंदाज में कहा। ऐसे कैसे समझ लूं शाहजी? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम तो मेरे सामने से उठे भी नहीं, फिर तुम्हारा काम कैसे शुरू हो गया? मैं पिछले 4 रोज से ऐसे ही तीखे सवालात करके जमाल शाह की जहानत, मामला फहमी और वफादारी चेक कर रहा था और मैंने इस टेस्ट में इसे पास कर दिया था। मुझे इस बात का इत्मीनान हासिल हो गया था कि अगर मैं ज़रूरत पड़ने पर उसे फैज़ हुसैन की मौत के राज में शरीक कर लूँ तो इसमें कोई कबाहत या हरज नहीं होगा। मलिक साहब, मैं इस वक्त जिस्मानी तौर पर आपके सामने ज़रूर बैठा हुआ हूँ, उसने फ़ख्रिया लहजे में कहा, लेकिन मेरा दिमाग शाहकोट की गलियों में घूम रहा है। ज़बरदस्त, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। मुझे भी बताओ शाहकोट के गली कूचे कौन सी कहानियाँ सुना रहे हैं? मलिक साहब, मैं इस गाँव की वसनीक एक औरत को अच्छी तरह जानता हूँ। इसका नाम है नज़ीरा बीबी उर्फ जीरा है, हवलदार ने गहरी संजीदगी से बताया। जीरा बड़े काम की औरत है जनाब, पूरे गांव की खबरें इसके पास होती हैं। यूं समझ लें कि वो चलता फिरता बीबीसी है। मैं पहले भी इससे कई एक काम ले चुका हूँ। थोड़े से पैसे इसकी हथेली पर रख दें तो वो हर नौयत की खबर निकाल लाती है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आसिया के हवाले से जीरा को काम पर लगा दूँ। बात के इख्तिताम पर हवलदार ने सवालिया निगाह से मुझे देखा तो मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, शाहजी, नेक कामों में ताख़ीर मुनासिब नहीं होती। जीरा को जितने पैसे देना है वो मुझसे ले लो और कल ही से इसे आसिया की घिसाई पर लगा दो। ज़रा मैं भी तो देखूं कि तुमने जीरा की जितनी तारीफ़ की है वो उस पर पूरी भी उतरती है या नहीं। जीरा आपको मायूस नहीं करेगी मलिक साहब, हवलदार जोश भरे लहजे में बोला। वो बड़ी मीसनी और लोमड़ी की तरह चालाक औरत है। ठीक है, मैंने कहा, अगर तुम्हारी ये जीरा हमारे काम की कोई खबर निकाल लाई तो मैं इस केस के इख्तिताम पर उसे अपनी जेब खास से इनाम भी दूंगा। ठीक हो गया मलिक साहब, हवलदार मजबूत लहजे में बोला। हमारे दरमियान मजीद 15-20 मिनट तक इसी मौजू पर बात होती रही। इसके बाद मैं थाने से उठा और अपने क्वार्टर की तरफ चला गया। फैज़ हुसैन की पुरस्कार मौत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी थीं। मुझे इन तमाम अमूर पर गौर करना था और आज सोने से पहले आइंदा का लाहे अमल भी तैयार करना था। वैसे मैंने सोच लिया था कि कल किसी मुनासिब मौके पर मैं हवलदार जमाल शाह को हकीकत हाल से आगाह कर दूंगा ताकि वो ज़्यादा इत्मीनान और सरगर्मी के साथ अपनी सोचों के घोड़े को मैदान शाहकोट में दौड़ा सके। वो शाहकोट जिसके अंदर फैज़ साहब का कातिल छुपा बैठा था। जुमा 26 नवंबर की सुबह मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो कांस्टेबल शफीक अहमद मुझसे मिलने आ गया। इसकी सूरत पर 12 बज रहे थे। वो मुझे सल्यूट कर चुका तो मैंने पूछा, क्या बात है शफीक, तुम इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हो? मलिक साहब, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, वो रोनी शक्ल बनाकर बोला। खैरियत तो है ना? मैंने तशवीश भरे लहजे में इस्तफसार किया। तुम्हें एक दिन की छुट्टी क्यों चाहिए? सर जी, मेरी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती, उसने बताया। रात वो मेरे ख्वाब में आई हैं, बस सुबह उठा हूँ तो उस वक्त से दिल बेचैन है। अगर आप मुझे एक दिन की छुट्टी दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं अम्मा से मिलकर आज ही वापस आ जाऊँगा। शफीक अहमद का ताल्लुक मौजा सुल्तानाबाद से था। ये गांव शाहकोट के मगरिब में 8 मील के फासले पर वाक़ था। शफीक अहमद की बिपता सुनकर मैंने संजीदा लहजे में कहा, शफीक, मैं इन लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ जो अपने बूढ़े वालिदैन का ख्याल रखते हैं। ये सुनकर मुझे खुशी हुई कि तुम अपनी बीमार माँ को देखने जाना चाहते हो। मैं तुम्हारी एक दिन की छुट्टी मंजूर करता हूँ। अगर आज वापसी में कोई दिक्कत हो तो कल सुबह जाना। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला। शफीक अहमद के जाने के बाद हवलदार मेरे कमरे में आ गया। वो मुझे सलाम करके मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठा और बोला, शफीक मुझसे एक दिन की छुट्टी मांग रहा था और मैंने ये कहते हुए उसे आपके पास भेज दिया कि भाई, हमारे थाने के नए इंचार्ज साहब आ गए हैं, तुम जाकर मलिक साहब को अपनी परेशानी बताओ। छुट्टी देने या न देने का इख्तियार इन्हीं के पास है। बेचारी की वालदा बीमार है, मैंने कहा। बता रहा था कि शाम तक वापस आ जाएगा। मैंने कह दिया कि अगर शाम तक आना मुमकिन ना हो तो कल सुबह जाना। आपने बिल्कुल ठीक किया मलिक साहब, वो सताइशी नज़र से मुझे देखते हुए बोला। वो अक्सर अपनी माँ की बीमारी का जिक्र करता रहता है। फैज़ साहब की मौत से 2 दिन पहले भी वो एक रोज़ के लिए सुल्तानाबाद अपनी माँ को देखने गया था। फैज़ साहब शफीक की माँ की बीमारी से वाकिफ़ थे, इसलिए वो जब भी माँ का नाम लेकर छुट्टी मांगता फैज़ साहब ने कभी उसे रोका नहीं था। वैसे भी सुल्तानाबाद यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, एक ही दिन में बआसानी वापस भी आया जाया जा सकता है। और क्या खबरें हैं? हवलदार अपनी बात मुकम्मल कर चुका तो मैंने पूछा। मैंने जीरा को काम पर लगा दिया है, उसने बताया। वो 2-3 दिन में रिपोर्ट देगी। वेरी गुड,
मैंने तौसीफी अंदाज में कहा और पूछा, तो नौशाद जट पर तुम्हारी तहकीक और तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है? उसकी तरफ से मैं आपको अभी कोई अच्छी खबर नहीं सुना सकता मलिक साहब, वो माजरत खाना अंदाज में बोला, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मेरी कोशिश जारी है। मैंने पूछा, वैसे वो कहता क्या है? उसने एक अजीब बात कही है मलिक साहब, मगर उसकी बात में मुझे वजन महसूस होता है। इस बुज़दिल ने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया जो अजीब होने के साथ ही वजनी भी है? मैं पूछे बिना न रह सका। वो कहता है फैज साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए और नए थानेदार का भी कुछ भरोसा नहीं है। जमाल शाह ने बताया। नौशाद जट का कहना है कि कोई आए या जाए, शाहकोट और उसके वसनीकों को चौधरी करमदाद ही के साथ जिंदगी गुजारना है, लिहाजा चौधरी की दुश्मनी मोल लेना अक्लमंदी का सौदा नहीं है। अभी तो सिर्फ 15 एकड़ जमीन ही गंवाई है। अगर चौधरी करमदाद के खिलाफ मुकदमेबाजी की तो इसे और इसके घर वालों को जान भी गंवाना पड़ सकती है। पुलिस इस वक्त मजबूर और बेबस हो जाती है जब मजलूम हंसी खुशी जालिम का जुल्म सहने का फैसला कर ले। मैंने तलखी भरे हुए लहजे में कहा। नौशाद जट के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है। इसकी बात में लाख वजन सही, लेकिन किसी न किसी को तो जाबिर हुक्मरान के सामने कलमाए हक बुलंद करना ही पड़ता है, अपनी जान की परवाह किए बगैर। शब जुल्मात की सुहानी सहर देखने का शौक हमेशा कुर्बानी मांगता है। बहरहाल लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक बोझल सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, शाहजी, नौशाद जट पर मजीद वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। जो शख्स हिम्मती हार बैठा हो, अगर उसे दुनिया के जदीद हथियारों से भी लैस कर दिया जाए तो वो एक मक्खी भी नहीं मार सकेगा। मैदान जंग कोई भी हो, उसमें हथियारों से ज़्यादा उन्हें थामने वाले हाथों की अहमियत होती है। एक निहत्था आदमी भी अपने इरादे और जोर बाजू पर कारहाय नुमायां अंजाम दे सकता है। आपकी बात मेरी समझ में आ गई है मलिक साहब, हवलदार ने कहा। मैं आज से नौशाद जट का बाप बंद करके जीरा पर तवज्जो देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि फैज साहब के कातिल तक रसाई का कोई न कोई रास्ता हमें मिल ही जाएगा। हवलदार की बात से इत्तफाक करते हुए मैंने उसे बताया कि मैं जुमे की नमाज शाहकोट की मस्जिद में अदा करने जाऊंगा। इस दौरान में थाने का इंतज़ाम उसी को संभालना होगा। आप फिक्र न करें मलिक साहब, वो मजबूत लहजे में बोला, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। नमाज के बाद मैं घूम फिर कर शाहकोट का जायज़ा भी लेना चाहता हूँ, मैंने कहा, इसलिए वापसी में देर भी हो सकती है। ठीक है जनाब, वो मुतदिल अंदाज में बोला। शाहजी, मैं तुमसे चंद अहम बातें करना चाहता हूँ, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। जब तक फैज साहब का कातिल कानून की गिरफ्त में नहीं आ जाता, तुमने मेरी इन बातों को अपने सीने में दबा कर रखना है, समझ गए ना? समझ गया सरकार, वो चटानी लहजे में बोला। मेरी जान तो जा सकती है, लेकिन आपका राज अफशान नहीं हो सकता। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। तुम पर मुकम्मल भरोसा है, जभी तो मैं तुम्हें इस राज में शरीक कर रहा हूँ, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमा कर कहा। वो हमतन गोश हो गया। आइंदा 15 मिनट में मैंने हवलदार को फैज साहब की पोस्टमार्टम और केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट से आगाह कर दिया और आखिर में कहा, मुझे इस थाने में सिर्फ इसलिए तैनात किया गया है ताकि मैं फैज साहब के कातिल को कैफर किरदार तक पहुंचा सकूं। इस केस में थाने के अमले में से किसी के मुलविस होने का इम्कान मौजूद है, इसलिए मैंने इन सवालात को सीगाए राज में रखा हुआ है। मैं आपकी बात को अच्छी तरह समझ गया हूँ मलिक साहब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। कुछ कुछ अंदाज़ा तो मुझे भी था, लेकिन अब आपने सब कुछ खोलकर बयान कर दिया है, अब बेफिक्र हो जाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा 2 रोज़ में हमारे हाथ कातिल की गर्दन पर होंगे। वो कैसे शाहजी? मैंने पूछा। क्या तुम कोई जादू टोना करने के बारे में सोच रहे हो या अरवा से काम लेने का इरादा है? मलिक साहब, जब मैदान जंग का नक्शा नज़र के सामने हो तो फिर किसी जादू टोने की ज़रूरत पेश नहीं आती, वो बड़े एतमाद से बोला। जब ये तय हो गया कि फैज साहब की मौत जहर खानी से वाक़ई हुई है तो फिर हम इस खाने को नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आखिरी बार खाया था, यानी सरसों का साग और मकई की रोटी। उसने तवक्कुफ किया तो मैं कुछ नहीं बोला। उसका तज़किया मुझे अच्छा लग रहा था। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, वो खाना आसिया ने तैयार किया था और नवाजिश अली ने फैज साहब को ला कर दिया था। यही खाना नवाजिश और उसके घर वालों ने भी खाया, लेकिन अगली सुबह वो लोग जिंदा सलामत बेदार हुए। इसका मतलब ये हुआ कि जहर सिर्फ इस खाने में मिलाया गया था जो फैज साहब के क्वार्टर तक पहुंचा। ये गंदा काम 2 अफराद में से किसी एक ने किया है, यानी आसिया या नवाजिश अली ने, और इस गलीज काम का हुक्म यकीनन चौधरी करमदाद ही ने दिया होगा, क्योंकि पूरे शाहकोट में फैज साहब का सिर्फ एक ही दुश्मन था, चौधरी करमदाद। शाहजी,
तुम्हारे आकिलाना, हकीकत पसंदाना और पेशावराना तज़किये ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। मैंने सताइश भरी साफ गोई से काम लेते हुए कहा, आसिया के पीछे तुमने जीरा को लगा दिया है। अब ज़रूरत इस बात की है कि नवाज़िश अली की हरकत व सकनात पर गहरी निगाह रखी जाए। इस तरह हम बहुत जल्द कोई ऐसा सुराग हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे जो हमें फैज़ हुसैन के कातिल तक पहुंचा देगा। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। वो पूरे तयक्कुन से बोला, नवाज़िश अली पर मैं खुद नज़र रख लूँगा। इस सिलसिले में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिला दी, लेकिन ये महज हवलदार की बात के जवाब और उसके इत्मीनान के लिए था, वरना ये कैसे मुमकिन था कि फैज़ हुसैन के कातिल को गिरफ्तार करने से पहले मैं सुकून की सांस भी लूँ। परेशान न होना तो बहुत दूर की बात थी। आज मौजा शाहकोट में जिस कदर फल फूल और फैल गया है, इस ज़माने में ये इसका अशरे अशीर भी नहीं था। मैंने हस्बे प्रोग्राम शाहकोट की मस्जिद में हाजी बरकत अली की इमामत में नमाज जुमा अदा की। मुझे इस इलाके में आए अभी चंद ही रोज़ हुए थे, इसलिए किसी ने मेरी जानिब तवज्जो नहीं दी। मैं दरअसल इस मस्जिद के मौलवी साहब से मिलने की ख्वाहिश रखता था। हवलदार जमाल शाह ने मुझे बताया था कि हाजी बरकत अली तावीज़ धागे का काम भी करता था और फैज़ साहब की वजह से उसका ये कारोबार लगभग ठप ही हो गया था। मौलवी साहब का हुजरा मस्जिद के अहाते के कोने में बना हुआ था। जब सब नमाजी एक एक करके रुखसत हो गए और मौलवी साहब भी अपने हुजरे की सिमत कदम बढ़ाने लगे तो मैं उनके नज़दीक चला गया। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, मैंने बाअदब कहा। वालेकुम सलाम, उसने शाइस्ता अंदाज में मेरे सलाम का जवाब दिया। फिर गहरी नज़र से मुझे देखते हुए पूछा, मैंने पहले कभी आपको इस इलाके में नहीं देखा, क्या आप यहाँ मेहमान हैं? आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है हाजी साहब, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। मैं चंद रोज़ पहले ही यहाँ आया हूँ। वो टटोलने वाली नज़र से मुझे देखते हुए बोला, कहाँ से आए हैं? जड़ावाला से, मैंने मुख्तसर जवाब दिया और कब्ल इसके कि वो कोई और सवाल करता मैंने कहा, हाजी साहब मुझे आपसे एक ज़रूरी काम है, अगर आप मेरे लिए थोड़ा वक्त निकाल लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो चंद लम्हात तक मुझे मुतज़ब्ज़ब नज़र से तकता रहा, फिर इस बात में सर हिलाते हुए बोला, मेरे साथ आ जाएं। 1 मिनट से भी पहले मैं हाजी बरकत अली के हुजरे के अंदर बैठा था। इस कमरे में फर्शी नशिस्त का बंदोबस्त था और दीवारों के साथ गाँव तकिए लगे हुए थे। हाजी साहब, जब हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल बैठ गए तो मौलवी साहब ने मुझसे कहा, जी आपको मुझसे क्या काम है? वो सवालिया नज़र से मुझे देखते हुए बोला, और ये भी बताएं कि आपका नाम क्या है और यहाँ किसके घर में ठहरे हुए हैं? मेरा नाम मलिक सफदर हयात है हाजी साहब, और मैं शाहकोट के थाने में ठहरा हुआ हूँ, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए जवाब दिया। फिर मसलहत की बिना पर थोड़ा तरोग गोई से भी काम लिया। हवलदार जमाल शाह ने मुझे बताया कि आप झाड़ फूँक और दम वगैरह का काम करते हैं। मेरा एक छोटा सा मसला है, अगर आप मुझे इस मुसीबत से निजात दिला दें तो मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर याद रखूँगा। हवलदार ने आपको बिल्कुल ठीक बताया है, वो मुतदिल अंदाज में बोला। मैं तावीज़ धागा और झाड़ फूँक सब करता हूँ और लोगों को पढ़ने के लिए मुख्तलिफ वज़ाइफ भी बताता हूँ। खैर, आप मुझे अपना मसला बताएं। हाजी साहब, मेरे आधे सर में अक्सर दर्द रहता है, मैंने सरासर गलत बयानी करते हुए कहा। दर्द इतना शदीद होता है कि समझे मेरी जान ही निकल जाती है। हवलदार ने आपकी तारीफ़ की तो मैंने सोचा आपसे मिलकर देख लेते हैं। इस मर्ज़ को दर्द शकीका कहते हैं। आपने अपना नाम क्या बताया था? बात अधूरी छोड़कर वो सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। हाजी बरकत अली की उम्र 70 के करीब थी और इसके इस सवाल से ये जाहिर होता था कि वो खुद भी निस्यान के मर्ज़ का शिकार है। मलिक सफदर हयात, मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। हाँ तो मलिक साहब, मैं आपको बता रहा हूँ कि दर्द शकीका बड़ा कुत्ता मर्ज़ है, ये बड़े बड़े शाहज़ोरों की चीखें निकलवा देता है। ये बात मुझसे ज़्यादा बेहतर और कौन जान सकता है हाजी साहब, इस वक्त ने मेरे आंसू भी निकाले हैं। जो गुज़र गया सो गुज़र गया, लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप बिल्कुल ठीक जगह पर आ गए हैं। वो तसल्ली आमेज़ लहजे में बोला, मैं आपको 7 जुमेरात तक दम करूँगा और ये अमल 9 चंदी जुमेरात से शुरू किया जाएगा। इसके बाद अल्लाह के फजल से ज़िंदगी की आखिरी सांस तक आपको आधे सर का दर्द नहीं होगा। लेकिन हवलदार तो बता रहा था, मैंने गुफ्तगू को अपने मकसद की जानिब मोड़ते हुए कहा। थाने में कोई फैज़ हुसैन नाम का बंदा होता था, वो सिर्फ एक ही बार दम करके आधे सर के दर्द को भगा दिया करता था, और वो भी हमेशा के लिए। अच्छा, तो आप इस थानेदार की बात कर रहे हैं? मेरी बात पूरे होने से पहले ही वो बुरा सा मुँह बनाते हुए बोला, अभी पिछले दिनों ही इसका इंतकाल हुआ है।
एक नंबर का झूठा और फराड बंदा था जनाब। फैज साहब का नाम आते ही हाजी बरकत अली के चेहरे पर नागवारी के तासुरात नमूदार हो गए थे। मुझे ये समझने में किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ कि वो फैज साहब के लिए अपने दिल में नफरत और नापसंदीदगी के जज्बात रखता था, और इसका सबब भी मुझे मालूम हो चुका था। हवलदार ने मुझे बताया था कि फैज साहब के रूहानी फयूज़ो बरक़ात ने हाजी बरकत अली की अहमियत को खासा कम कर दिया था। मैं समझा नहीं हाजी साहब, मैंने इसे घिसने की कोशिश करते हुए बड़ी सादगी से कहा, आप थाना इंचार्ज को किस हवाले से झूठा और फ्रॉडिया कह रहे हैं? वो बंदा अपने काम का तो माहिर था, उसने मोहतात अंदाज में जवाब दिया, लेकिन वो जो उसने लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा शुरू कर रखा था, मैं उसे ठीक नहीं समझता था। लेकिन मैंने तो सुना है कि वो किसी से कोई पाई पैसा वसूल नहीं करता था। यही तो उसकी चालाकी थी जनाब, वो अजीब से लहजे में बोला। अल्लाह रसूल का मामला बहुत नाजुक और हसास है, इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बंदा ज़रूरतमंदों से ज़रूर पैसे ले, मगर अल्लाह के नाम पर इनसे धोखा ना करे। हाजी साहब, आपने पहले भी धोखा और फ्रॉड की बात की है, मैंने कहा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि थानेदार मरहूम के फ्रॉड से आपकी क्या मुराद है? मलिक साहब, मैंने आपको बताया तो है, वो कदरे बेजारी से बोला। इंसान जो काम जानता ही ना हो, इसका झांसा देना सरासर धोखा है। रूहानियत और अमलियात और तावीज़ात के मामलात ही अलग हैं। ये कोई मजाक नहीं कि हर कोई कागज़ पर कुछ भी लिखकर लोगों में बांटना शुरू कर दे। इसके अंदर बहुत मेहनत करना पड़ती है और बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। किस किस्म की मेहनत और कैसी कुर्बानियाँ हाजी साहब? मैंने इसकी बातों में दिलचस्पी का इजहार करते हुए पूछा। आप तो माशाल्लाह ये सारे मुश्किल काम कर चुके होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपनी घनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला। आपकी आसानी के लिए इतना बता दूं कि हम जो अमलियात करते हैं या तावीज़ और नक्श वगैरह तैयार करते हैं, इनमें अल्लाह के कलाम को अल्फाज या हिंसों की सूरत लिखा जाता है, और इसमें तासीर उसी वक्त पैदा होती है जब किसी उस्ताद की निगरानी में बंदे ने एक एक लफ्ज़ और एक एक हर्फ की ज़कात अदा कर रखी हो। ये कोई बच्चों का खेल तमाशा नहीं है जनाबे वाला। इसके बाद किबला हाजी बरकत ने ज़कात के हवाले से मुझे तफसीलात से आगाह फरमाने के बाद कहा, अब तो आपकी समझ में मेरी बात आ गई होगी। जी हाँ, आपकी बात मेरी समझ में आ गई है हाजी साहब, मैंने अकीदत भरे लहजे में कहा। वाकई ये काम किसी पुलिस वाले के बस का नहीं हो सकता। पुलिस का महकमा भी निराला है। इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा 24 घंटे ड्यूटी पर होता है। लंबी चौड़ी इबादतें और कठिन रियाजतें तो बहुत दूर की बात है, वो फ़र्ज़ नमाजें वक्त पर अदा कर ले तो ये भी बहुत है। आपको पुलिस वालों के बारे में बड़ी मालूमात हैं जनाब, वो खोजती हुई नज़र से मुझे देखते हुए बोला। बस जी, पुलिस वालों के साथ दिन रात का उठना बैठना है, मैंने गोलमोल जवाब दिया। इन बातों का पता चलता रहता है। वैसे आप करते क्या हैं? इसने मेरे चेहरे पर नज़र जमा कर पूछा। मैं थानेदारी करता हूँ हाजी साहब, मैंने इंकिशाफ अंगेज़ लहजे में कहा। अभी हाल ही में शाहकोट के थाने में मेरी तकर्री हुई है, मरहूम फैज़ हुसैन की जगह। मैंने अपने हवलदार से आधे सर के दर्द का तस्करा किया तो उसने मुझे आपके बारे में बता दिया। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर मलिक साहब। उसने मुझसे गर्मजोश मुसाफा किया, फिर मोहतात अंदाज में बोला, मरने वालों की बुराई नहीं करना चाहिए। अगर मेरे मुंह से मरहूम थाना इंचार्ज के बारे में कोई ऐसी वैसी बात निकल गई हो तो मेरा अल्लाह मुझे माफ़ करे। नहीं हाजी साहब, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा जिस पर अल्लाह आपसे नाराज़ हो, मैंने तसल्ली वाले अंदाज में कहा। अल्लाह सच्चे लोगों को पसंद फरमाता है। वैसे ज़ाती तौर पर मैं भी इसी बात का कायल हूँ कि हर इंसान को अपना काम करना चाहिए और दूसरों के काम में टांग अड़ाने से परहेज़। अल्लाह आपका भला करे, वो तवाना आवाज़ में बोला। इंशाअल्लाह आपके साथ हमारे ताल्लुकात कायम व दायम रहेंगे। मैंने तो मरहूम थानेदार के साथ भी कभी बिगाड़ने की ताल्लुकात को कोशिश नहीं की थी। मैं भी ऐसा ही हूँ हाजी साहब, मैंने कहा। असूली इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन आपसे मेरी एक दरख्वास्त है कि मरहूम फैज़ हुसैन के हक़ में दुआ ज़रूर करें। अल्लाह इनकी अगली मंजिलें आसान फरमाए। आमीन, उसने तहे दिल से कहा। मैं तो तमाम मरहूमीन के लिए दुआएं खैर करता हूँ। बजा फरमाया आपने, मैंने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाई और वहाँ से रवाना हो गया। आइंदा रोज़ यानी हफ्ता 27 नवंबर को एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मेरे दिमाग को घुमा कर रख दिया। मैं मामूल के मुताबिक रात में थाने से उठा और अपने सरकारी क्वार्टर की तरफ चल पड़ा, जो अकबी जानिब थाने की हदूद के अंदर ही बना हुआ था। इस क्वार्टर की चाबी मेरी जेब में ही रहती थी।
बाकी थानेदारों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने क्वार्टर को यूं ही खुला छोड़ना मुनासिब नहीं समझता था। मेरी हमेशा से ये आदत रही है कि थाने से उठते हुए एक आध अहम फाइल में अपने साथ क्वार्टर में ले आता था, ताकि रात को सोने से पहले मैं इसका मुताला कर सकूं। और चूंकि इस थाने में मैं बिल्कुल नया था, चुनाचे 5-6 फाइलें तो इस वक्त भी मेरे क्वार्टर में रखी हुई थीं। मैं इस थाने के गुज़िश्ता मामलात और मुख्तलिफ अहम केसों के बारे में तफसील जानने की गर्ज से इन फाइलों को अपने साथ ले आया था। मैंने क्वार्टर का बैरूनी दरवाज़ा खोला और सहन से गुजरकर कमरे के अंदर पहुंच गया। फिर जब मेरी निगाह अपनी मेज़ पर पड़ी तो मैं चौंक उठा। मैंने मेज़ पर जो फाइलें रख छोड़ी थीं, इनके ऊपर मुझे एक तह किया हुआ कागज़ रखा दिखाई दिया। इस तहशुदा कागज़ के ऊपर पेपर वेट भी मौजूद था। आज सुबह जब मैं तैयार होकर थाने गया था तो मेज़ पर सिर्फ फाइलें ही थीं। मुझे अच्छी तरह याद था कि दिन में एक बार भी मैं अपने क्वार्टर में नहीं आया था। फिर वो तहशुदा कागज़ किसने फाइलों के ऊपर रख दिया था? यह खासा खतरनाक सवाल था। मैंने अंदरूनी तजस्सुस से मजबूर होकर वो कागज़ उठा लिया, फिर खोलकर उसे पढ़ने लगा। मुझे मुखातिब करते हुए लिखा गया था, मलिक सफदर हयात साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये मुबारकबाद देता हूँ कि आप थाना शाहकोट के इंचार्ज बनकर यहाँ आए हैं। आप मुझे अपना एक सच्चा दोस्त और खैरख्वाह ही समझें। इंशाल्लाह आपसे जल्द ही तफसीली मुलाकात होगी। फ़िलहाल आपकी खिदमत में सिर्फ इतनी ही अर्ज़ है कि आप साबिक थाना इंचार्ज ऑफ शाहकोट मरहूम फैज़ हुसैन के काम को आगे बढ़ाएं। फैज़ साहब चौधरी करमदाद को इलेक्शन से पहले जेल की संगलाख दीवारों के पीछे पहुंचाना चाहते थे, मगर इनकी ज़िंदगी ने वफा न की। ये एक रस्मी जुमला है, वरना सच तो यह है कि चौधरी करमदाद ने अपने किसी खास बंदे के ज़रिए फैज़ साहब को जहर देकर मौत के घाट उतारा है। मुझे उम्मीद है कि आप इंसाफ के तकाजे निभाते हुए चौधरी करमदाद को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके हवालाए अदालत करेंगे। ऐसे जालिम, गासिब और कमीने शख्स को इलेक्शन लड़ने का कोई हक नहीं है। अगर ये कामयाब हो गया तो इसकी ताकत में इजाफा हो जाएगा, और किसी बुरे इंसान की ताकत में इजाफे के क्या भयानक नताइज होते हैं, ये तो आपको अच्छी तरह ही मालूम होगा। मैंने इस खत को 3-4 मरतबा पढ़ा। खत लिखने वाले ने कहीं पर भी अपना नाम दर्ज नहीं किया था। इसने खुद को मेरा खैर ख्वाह बताते हुए चौधरी करमदाद को जेल में सड़ाने पर जोर दिया था। इस तहरीर में 2 मकाम पर इलेक्शन का जिक्र भी हुआ था। सरेदस्त में समझ न सका कि मेरा वो खैर ख्वाह अचानक कहाँ से पैदा हो गया है। मैंने हवलदार जमाल शाह को अपने क्वार्टर में बुला लिया। वो इस तरह तलब किए जाने पर हैरान बल्कि परेशान हो गया। उसने मुझसे पूछा कि मलिक साहब, खैरियत तो है ना? अगर खैरियत होती तो मैं कल सुबह भी तुमसे बात कर सकता था, मैंने जज्बात से आरी लहजे में कहा। फिर वो पुरस्कार खत उसकी जानिब बढ़ाते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, लो इसे पढ़ो। उसने मेरी हिदायत के मुताबिक मज़कूरा खत को पढ़ा तो उसके चेहरे पर उलझन का एक जाल सा फैल गया। फिर वो मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, यह आपको किसने दिया है? इसी क्वार्टर ने, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं जब अपने कमरे में आया तो ये खत मेरी मेज़ पर रखा हुआ था। मुझे बताओ कि इस क्वार्टर की चाबी और किसके पास है? किसी के पास नहीं है मलिक साहब, वो मोतदिल अंदाज में बोला। आपसे पहले ये चाबी इस थाने के इंचार्ज फैज़ साहब के पास हुआ करती थी। जब आपने इस थाने का इंचार्ज संभाला तो मैंने चाबी आपके हवाले कर दी। शाह जी, आज सुबह जब मैं थाने गया तो ये खत मेरी मेज़ पर मौजूद नहीं था, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। दिन भर ये क्वार्टर ताला बंद रहता है। अगर किसी बंदे के पास मेरे क्वार्टर की डुप्लीकेट चाबी नहीं है तो फिर ये खत अंदर कैसे पहुंच गया? ये सोचने की बात है या नहीं? बिल्कुल है जनाब, वो ताइदी अंदाज में बोला, और मेरा ध्यान तो नवाजिश अली की तरफ ही जा रहा है मलिक साहब। वो फैज़ साहब के बहुत करीब था और हर वक्त उनकी खिदमत में भी लगा रहता था। हो सकता है कि फैज़ साहब ने उसको एक डुप्लीकेट चाबी बनाकर दे दी हो ताकि वो इनके दूसरे काम के साथ साथ खाना वगैरह भी बना दिया करे, लेकिन यकीन जाने अगर ऐसा ही है तो मुझे इसका बिल्कुल इल्म नहीं है। नवाजिश अली और आसिया ने चाहे कितनी भी फैज़ साहब की खिदमत की हो, लेकिन इस वक्त वो दोनों मियाँ बीवी हमारे प्राइम सस्पेक्ट हैं। इस खत वाले को हम बाद में देख लेंगे, पहले इस जोड़े से निमटना होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? बिल्कुल समझ गया मलिक साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। नवाजिश अभी थाने ही में है, मैं इससे कह देता हूँ कि वो कल आसिया को भी अपने साथ लेकर आए। आप इन मियाँ बीवी से कोई ज़रूरी बात करना चाहते हैं? कल नहीं, अभी, मैंने 2 टोक अंदाज में कहा। मैं अभी और इसी वक्त नवाजिश से बात करना चाहता हूँ ताकि डुप्लीकेट चाबी वाला मामला एक तरफ हो जाए।
ٹھیک ہے جناب، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نوازش علی کو آپ کے پاس لے کر آتا ہوں۔ حوالدار 5 منٹ کے بعد آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ نوازش علی تو اپنے گھر روانہ ہو چکا ہے۔ اس کا گھر کوکاف میں نہیں، ادھر شاکوٹ کے اندر ہی ہے۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، کسی کو اس کی طرف بھیجو، وہ مجھے ابھی اور اسی وقت چاہیے۔ سمجھ گیا ملک صاحب، جو آپ کا حکم، وہ میرے تیور دیکھتے ہوئے مستعد لہجے میں بولا۔ میں ابھی اسے آپ کی خدمت میں حاضر کرنے کا بندوبست کرتا ہوں۔ حوالدار میرے کوارٹر سے نکلا تو میں نے ایک بار پھر اس خط کو اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ تحریر مجھے ازبر ہو گئی تھی، اس کا ایک ایک لفظ میرے حافظے کا حصہ بن چکا تھا، اگرچہ اس خط میں بھیجنے والے کا نام اور ایڈریس کہیں بھی درج نہیں تھا، لیکن میرے ذہن نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے وہ چودھری کرمداد کے سخت خلاف ہے۔ کرمداد کے خلاف تو میں بھی تھا، فیض حسین بھی تھا اور شاکوٹ کے اکثر خاموش وسنیک بھی تھے، لیکن مجھے خط بھیجنے والے اس نامعلوم اور پراسرار خیر خواہ کی چودھری کرمداد سے مخالفت خاصی وکھری ٹائپ کی تھی۔ وہ موسم سرما کی ایک ٹھنڈی ٹھار رات تھی جو دھیرے دھیرے اپنے نصف کی جانب بڑھ رہی تھی۔ حوالدار جمال شاہ اور کانسٹیبل نوازش علی اس وقت میرے کوارٹر میں موجود تھے۔ حوالدار خود ہی اسے بلا کر لایا تھا اور نوازش علی اس ہنگامی بلاوے پر حد درجہ پریشان تھا۔ اس نے اضطراری لہجے میں مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، آپ نے مجھے ایمرجنسی میں کیوں بلایا ہے؟ ایمرجنسی میں تو انسان کا آپریشن ہی کیا جاتا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا، کیونکہ ادویات مریض پر اثر کرنا چھوڑ چکی ہوتی ہیں۔ تمہارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ ہے۔ ملک صاحب، آپ مجھے ڈرانے والی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ منت ریز لہجے میں بولا، آخر میرا قصور کیا ہے؟ تمہارا اور تمہاری بیوی کا جو قصور ہے، اس کے اقبال کے لیے ہی میں نے تمہیں اپنے کوارٹر میں طلب کیا ہے۔ کوارٹر میں اس لیے کہ شفیق، ابراہیم اور فرید کے سامنے تمہاری سبکی نہ ہو۔ میں بھی تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا، بشرط یہ کہ تم صاف اور سچی بات کرو، میں نے سپاٹ آواز میں کہا، اور میں محض ڈرانے والی باتیں ہی نہیں کرتا، باقاعدہ ڈراتا بھی ہوں اور ڈرا کر مارتا بھی ہوں۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا جناب، وہ بے بسی سے بولا۔ کیا فیض صاحب نے تمہیں اس کوارٹر کی کوئی چابی دے رکھی تھی؟ میں نے کڑے لہجے میں استفسار کیا، تاکہ تم ان کی غیر موجودگی میں یہاں آ کر ان کے لیے کھانا وغیرہ تیار کر سکو۔ نہیں جناب، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ انہیں جب بھی کوارٹر میں مجھ سے کوئی کام کروانا ہوتا تھا تو وہ اپنی چابی مجھے دے دیا کرتے تھے اور کام مکمل ہونے کے بعد میں انہیں چابی واپس کر دیتا تھا۔ بالکل سچ کہہ رہے ہو نا؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ 16 آنے سچ سرکار، اس نے جواب دیا اور پوچھا، مجھے بتائیں تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ شاہ جی، میں نے حوالدار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کے کانوں کے کیڑے آپ ہی جھاڑیں۔ نوازش، ملک صاحب کو پتہ چلا کہ فیض صاحب طبعی موت کا شکار نہیں ہوئے تھے، حوالدار نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کانسٹیبل کو بتایا، بلکہ انہیں زہر دے کر ہلاک کیا گیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ بکھری ہوئی آواز میں بولا۔ ملک صاحب کے ہاتھ فیض صاحب کے قتل کا پکا ثبوت لگ چکا ہے، حوالدار نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور فیض صاحب نے اپنی موت سے قبل آخری کھانا تمہارے گھر کا بنا ہوا کھایا تھا، گندلا دا ساگ تے مکھن مکئی، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تم نے اسی شخص کی جان لے لی جو تم پر بہت زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ میں فیض صاحب پر اپنی جان تو قربان کر سکتا ہوں، مگر انہیں ذرا سا نقصان پہنچانے کا تصور بھی محال ہے، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ لگتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، اگر وہ کھانا زہریلا ہوتا تو پھر میں اور میرے بیوی بچے بھی زندہ نہ بچتے۔ بات تو تم نے پوائنٹ کی ہے، میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم نے فیض صاحب کے کھانے کو ان کے کوارٹر میں پہنچانے کے بعد اس میں زہر ملا دیا ہو، چودھری کرمداد کی خوشنودی کی خاطر، ہے نا؟ یہ نہیں ہو سکتا، وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے خاصی تیز آواز میں بولا۔ میں نے کھانا لا کر فیض صاحب کو دے دیا تھا، اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے کسی کام سے باہر بھیج دیا تھا اور شفیق سے کہا تھا کہ وہ میرا لایا ہوا کھانا ان کے کوارٹر میں پہنچا دے۔ میں نے تصدیق طلب سوالیہ نظر سے حوالدار کی طرف دیکھا، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی اس حوالے سے نوازش ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، فیض صاحب نے شفیق کے ہاتھ ہی وہ کھانا اپنے کوارٹر میں بھجوایا تھا۔ میں نے تحقیرانہ انداز میں کہا، شفیق کو بھی بلا لو یہاں، اس رات کے گزرنے سے پہلے میں کسی حتمی نتیجے پر پہنچنا چاہتا ہوں۔ حوالدار ایک بار پھر کوارٹر سے نکل گیا۔ نوازش علی نے خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اپنے حق میں جو آخری الفاظ ادا کیے تھے، انہوں نے میرے ذہنی تناؤ کا خاتمہ کر دیا تھا۔
کیونکہ میز کے اوپر سے ملنے والے اس پراسرار خط کا مفہوم مجھ پر واضح ہو گیا تھا۔ اس خط میں 2 بار الیکشن کا ذکر کیا گیا تھا، یعنی فیض صاحب چودھری کرمداد کو الیکشن سے پہلے جیل کی سنگلاخ دیواروں کے پیچھے پہنچانا چاہتے تھے، اور چودھری کرمداد جیسے ظالم، غاصب اور کمینے شخص کو الیکشن لڑنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ چودھری کرمداد کے خلاف ایسی منتقمانہ اور مخالفانہ زہر آگیں باتیں صرف ایک ہی شخص کر سکتا تھا، اور وہ تھا اس کا سیاسی حریف چودھری مشتاق۔ شفیق احمد جب کوارٹر میں آئے تو پہلی بار میں نے اس کے ہاتھوں پر غور کیا۔ شفیق کے ہاتھ معمول سے زیادہ بڑے تھے۔ فیض صاحب کی لاش کے طبی معائنے کی رپورٹ میں اس بات کی نشاندہی کی گئی تھی کہ کسی بڑے ہاتھوں والے شخص نے ان کا گلا گھونٹا تھا۔ شفیق احمد کا تعلق سلطان آباد سے تھا، اور چودھری مشتاق بھی اسی گاؤں کا حاکم تھا۔ میں نے شفیق پر زیادہ وقت ضائع نہیں کیا، کیونکہ میرا ذہن ایک حتمی نتیجے پر پہنچ چکا تھا۔ وقوعہ کے روز حوالدار نے صبح 9:30 بجے تمہیں فیض صاحب کے کوارٹر کی طرف بھیجا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ آج تھانے کیوں نہیں آئے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اور ٹھیک 5 منٹ بعد تم نے واپس آ کر حوالدار کو بتایا کہ فیض صاحب اپنے بستر پر مردہ پڑے ہیں، ایسا ہی ہوا تھا نا؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، جی بالکل۔ تمہاری آنکھوں میں ایسے کون سے تحقیقاتی کیمرے فٹ ہیں کہ کسی شخص کو بستر پر پڑے دیکھ کر تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ زندہ سو رہا ہے یا پھر اس جہان سے کوچ کر گیا ہے؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے کڑے لہجے میں پوچھا، مجھے یہ بھی بتاؤ کہ کیا تمہارے پاس اس کوارٹر کی کوئی ڈپلیکیٹ چابی بھی ہے، جو جب تمہارا جی چاہتا ہے اندر گھس جاتے ہو؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وقوعہ کی رات فیض صاحب اپنے کوارٹر کا دروازہ بند کرنا بھول گئے ہوں۔ میں جب انہیں دیکھنے گیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ کمزور سے لہجے میں اپنی صفائی دینے لگا، میرے پاس اس کوارٹر کی چابی نہیں ہے۔ آپ میری بات کا یقین کریں ملک صاحب۔ میں تمہاری بات کا کیسے اور کیوں یقین کروں؟ میں نے رکھائی برتتے ہوئے کہا، تم آج دن میں بھی کسی وقت یہاں آئے تھے اور چودھری مشتاق کا یہ خط میری میز پر رکھ کر گئے تھے۔ اپنی بات کے اختتام پر میں نے اسے مذکورہ خط دکھایا اور کہا، تم چودھری مشتاق کو خوش کرنے کے لیے اپنے فرض کو بھول گئے ہو اور قاتل بن گئے ہو۔ اب تمہاری اور تمہارے پشت پناہ چودھری کی باقی کی زندگی جیل میں گزرے گی۔ میں چودھری مشتاق کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس قتل کے چودھری مشتاق نے تمہارا استعمال کر کے فیض صاحب کو موت کے گھاٹ اتروایا، تاکہ اس قتل کے الزام میں چودھری کرمداد جیل چلا جائے اور چودھری مشتاق کی جیت پکی ہو جائے۔ پھر میں نے حوالدار کو مخاطب کرتے ہوئے تحقیرانہ لہجے میں کہا، اس بدبخت کی مکمل جامع تلاشی لو۔ جمال شاہ نے میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شفیق کی شلوار کے نیفے کے اندر سے اس کوارٹر کی ڈپلیکیٹ چابی برآمد کر لی۔ جب کوئی مجرم کسی ٹھوس ثبوت کے ساتھ پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو چاہے وہ کوئی پولیس والا ہی کیوں نہ ہو، پھر اس کا بچنا ممکن نہیں رہتا۔ اس حقیقت سے شفیق احمد اچھی طرح واقف تھا، لہٰذا اس نے اقبالی جرم کر لیا۔ شفیق کے اقبالی جرم نے میرا کام آسان کر دیا، اور میں نے چودھری مشتاق پر ایسا مضبوط ہاتھ ڈالا کہ اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اس بات کا مجھے بہرحال افسوس تھا کہ چودھری کرمداد میرے ہاتھ سے بال بال بچ گیا تھا۔ اس سے بڑا بھی ایک افسوس تھا، اور وہ یہ کہ فیض صاحب اپنے ہی عملے کے ایک آدمی کی سازش کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ چودھری کرمداد کو تو پھر کبھی کسی معاملے میں گھسیٹا جا سکتا تھا، مگر آستین کے ایک سانپ سے ڈسے ہوئے مار گزیدہ فیض صاحب کو واپس لانا ممکن نہیں تھا۔